नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशरी के एग्ज़ाम की, साथ ही साथ हम बात करते हैं एलएलबी के एग्ज़ाम की, साथ ही साथ हम बात करते हैं एडीजी के एग्ज़ाम की। तो आप देखते होंगे कि इन सब जगह पे आपको जो एक चीज़ दिखाई देती है वो दिखाई देती है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो आपकी जुडिशरी में भी आता है, हाई जुडिशरी में भी आता है, आपके लोअर जुडिशरी में आता है, एलएलबी में भी आता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं आज सेल ऑफ गुड्स एक्ट की। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस एक इंस्टीट्यूट है जो कि 2016 में एस्टैब्लिश हुआ जोधपुर राजस्थान में। यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं और यहाँ पे पिछले 8 सालों में सारे स्टेट को मिला के लगभग 500 प्लस जजेस बना चुके हैं, जो फाउंडेशन बैच के भी हैं, जो टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट भी हैं, मॉक टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट भी हैं। और सबसे अच्छी बात है, उत्तराखंड में जाके देखेंगे तो भी हमारा स्टूडेंट मिलेगा आपको, झारखंड में भी हमारा मिलेगा, लोअर जुडिशरी हायर जुडिशरी में भी, मतलब एडीजे के स्टूडेंट निकल चुके हैं अपने यहाँ से। दिल्ली में भी है। हाँ, मेरे को थोड़ा समय नहीं मिलता ज़्यादा प्रचार करने का, बट मैं अपने थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रयास करके अपना रिजल्ट देती हूँ। और इस मेरे पढ़ाने का वे कैसा वो आप मेरे यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, आप जाके जरूर उसको पढ़िएगा, ठीक है। तो हमारा कोचिंग सेंटर है, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं हमसे, ऑफलाइन पढ़ सकते हैं हमसे, रिकॉर्डिंग क्लासेस भी ले सकते हैं, तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। हमारा ऐप भी है और साथ साथ हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, तो व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप से हमारा कोर्स जाके आप वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं और हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए लाइव क्लासेस चलती है हमारी जूम पर, आप लाइव क्लासेस में भी बैठ सकते हैं। आप जोधपुर आके भी पढ़ सकते हैं, घर बैठ के पढ़ सकते हैं, मतलब 2 वे कम्युनिकेशन। आप कभी डेमो लेके देखिएगा हमारी लाइव क्लासेस का, रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करके, तो 2 वे कम्युनिकेशन, आपसे हमारी बात होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप जोधपुर आके भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इंडिया के सारे स्टेट पढ़ाती हूँ, लोअर जुडिशरी भी हायर जुडिशरी भी, मतलब आप वेस्ट बंगाल का कोचिंग करना है तो भी आप आ सकते हैं, उड़ीसा का करना है तब भी आ सकते हैं, आंध्र प्रदेश का करना है या तेलंगाना का, जिस स्टेट का भी करना आप मेरे पास आ सकते हैं करने के लिए। मैं इंडिया के सारे स्टेट को दोनों लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ, हिंदी मीडियम में भी पढ़ाती हूँ, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाती हूँ। ऐसा क्या है, इंग्लिश मीडियम पढ़ाती हूँ। इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश में रीडिंग करते हैं, हिंदी वालों के लिए हिंदी में रीडिंग करते हैं, और कंटेंट जो हमारे तो इंग्लिश में चलते हैं, क्योंकि दोनों लैंग्वेज साथ साथ चलती है, ठीक है। आइए इसी कड़ी में हम बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट की। सेल ऑफ गुड्स एक्ट की हम बात करते हैं तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहाँ से आया? ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आया। आपको याद होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपको पता है सबको ही, जब कॉलेज में पढ़ते थे तभी अब तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर जो 7 है, जो सेक्शन बात करता है आपके 76 से लेकर 123 थे। यहाँ से हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सेल ऑफ गुड्स एक्ट निकल के आया, वहाँ से इसको सेपरेट कर दिया। इसकी नेचर कैसे? सिविल नेचर है, और जब ब्रीच होता है तो आपके पास क्या रेमेडी होती है? अगर आप मान लीजिए कोई सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आप लोग कोई भी सेल करते हो, प्रैक्टिकल आस्पेक्ट से बात करती हूँ कि जैसे मान लो आपने किसी से सामान खरीदा, उस सामान में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उसने ब्रीच किया, तो आप किसके पास जा सकते हो? सीपीसी के पास। तो आपका जो सूट इंस्टीट्यूट होगा सीपीसी के तहत होगा, और आपके पास एसआरए भी है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना है तो आप एसआरए के पास भी जा सकते हो। तो आपका जो सूट इंस्टीट्यूट होगा वो 2 तरह से हो सकता है, एक आप सीपीसी के थ्रू कर सकते हैं क्योंकि प्रोसीजर लॉ है कंपनसेशन के लिए, और वही थिंक आपको चाहिए तो आप एसआरए में जा सकते हो। इसके लिए क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट, इसका लिमिटेशन पीरियड कितना होगा? 3 साल, यानी जब भी ब्रीच होता है उसके 3 साल के अंदर आपको केस करना पड़ेगा। ये बात कहाँ लिखी हुई? लिमिटेशन एक्ट में। तो आपको लिमिटेशन एक्ट भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट के अंदर पीछे आर्टिकल्स दिए गए हैं 6 से लगाकर 55 तक। जो 6 से 55 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल आपको बताते हैं कि जब भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपका ब्रीच होता है तो आपको विद इन 3 ईयर्स के अंदर आपको सूट इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा। ये लिमिटेशन पीरियड है। ये जनरल नॉलेज के लिए है, किसी मतलब आम आदमी के लिए भी काम आता है, और जो प्रीवियस एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी काम आता है। तो यहाँ पे सीपीसी है ये, और इन सब के लिए आपको देना पड़ेगा एविडेंस, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट देता है। अब वो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गए हैं। तो देखा जाए तो ये 4 प्रोसीजर लॉ है, ये 4 प्रोसीजर लॉ है जो क्या करता है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को प्रोसीड करता है। इसका मतलब समझ में आ गया? सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपका एक सब्सटेंटिव लॉ है। कैसा लॉ है? एक सब्सटेंटिव लॉ है, और इसको प्रोसीड करने के लिए आपको सीपीसी के पास जाना पड़ता है, ठीक है। अब चलते सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर अमेंडमेंट कौन कर सकता है? तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर अमेंडमेंट, क्योंकि प्री का सवाल है आपके पास, अमेंडमेंट कौन कर सकता है, संशोधन कौन कर सकता है? तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। कैसे पता चला? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका कॉन्क्रीट लिस्ट है। आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास 3 लिस्टें होती है, आपको पता होगा। यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, और कॉन्करेंट लिस्ट होती है।
याद आया, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। जो आपका यूनियन लिस्ट है अकॉर्डिंग टू लॉ स्टूडेंट, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टूडेंट। लॉ स्टूडेंट के लिए यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं 97, इसमें कितने 66, इसमें कितने 47, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट नंबर 7 है। और जब सब्जेक्ट नंबर 7 है कॉन्करेंट लिस्ट में, क्योंकि यूनियन लिस्ट में लॉ कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में कौन बनेगा, स्टेट गवर्नमेंट। और ये हमारे जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों बना सकती है। तो जहाँ पर सेंट्रल और स्टेट दोनों लॉ बना सकती है तो वहाँ पे अमेंडमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही आपके अमेंडमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट इसका नाम है 1930, एक्ट नंबर इसका 3 है, तो याद रखना है 1930 में 3, 0 डाल दो, 3 इसका एक्ट नंबर है। फिर आता है इसके पास टोटल चैप्टर कितने, 7 चैप्टर है इसके पास। टोटल चैप्टर कितने हैं इसके पास, 7 चैप्टर्स हैं इसके पास। टोटल सेक्शन 66 हैं इसके पास। हाँ जी, तो टोटल चैप्टर कितने इसके पास 7 है, टोटल सेक्शन 66 है। इसका एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में, कब हुआ होल ऑफ इंडिया में इसका एक्सटेंड, 31 अक्टूबर 2019, पहले दिन से नहीं था। जब आर्टिकल 370 हटा तब से ये भी वहाँ पे अप्लाई होने लग गया है। देन आता है ये 15 मार्च 1930 पे इस पर सिग्नेचर हो गए। आजकल हमें सिग्नेचर की डेट भी पूछ लेते हैं, तो इस पर सिग्नेचर कब हुए, इस पर जो सिग्नेचर हुए हैं वो हुए हैं 15 मार्च 1930 को सिग्नेचर हो गए हैं। और ये 1 जुलाई 1963 1 जुलाई 1930 को अप्लाई हो गया है। तो 1 जुलाई में हमारे पास कौन कौन से एक्ट हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो भी हमारे 1 जुलाई को है, हमारा ईजमेंट एक्ट है वो भी 1 जुलाई को। अब आया ईजमेंट एक्ट। ईजमेंट एक्ट कहाँ आता है, बिहार जुडिशरी के अंदर ईजमेंट एक्ट आता है, यूपी जुडिशरी के अंदर आता है, राजस्थान एडीजी के अंदर आता है। तो ईजमेंट एक्ट भी कहीं सही जगह पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। देन आता है आपके पास चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 कहता है प्रीलिमिनरी, जैसे सबके चैप्टर 1 है वैसे इसका भी चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 कहता है मैं हूँ आपका प्रीलिमिनरी 1, 2 का 3, ठीक है। अब इस 1, 2 के 3 की हम बात करें तो एक काम कीजिए, अपना अपना बैरक निकाल लीजिए। बैरक में आप देखेंगे सेक्शन 1 कहता है मैं हूँ शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमिंसमेंट। मेरा नाम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, मेरा एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में हो चुका है 31 अक्टूबर से। और नाउ मेरा जो क्या बोलते हैं कमिंसमेंट हुआ है 1 जुलाई 1930 को हुआ है। अब सेक्शन 2 निकालिए आप। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज है। डेफिनेशन क्लोज में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो आपको प्री का क्वेश्चन देती है। सेक्शन 2 में देखेंगे नंबर सबसे पहले 1 आता है बायर, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक चलता है तो पहले आता है बायर। बायर कौन है, जो आपसे सेल करता है या सेल करने के लिए अग्रीड होता है वो आपका बायर है। 2 में आता है आपके पास डिलीवरी। आपको डिलीवरी कैसे देनी, वॉलेंटरी स्वैच्छिक पोजीशन देना होगा। ज़बरदस्ती दिया तो सेल नहीं है, वो तो फिर क्या हो सकता है, वो छीन के ले जाना, चोरी हो सकती है, धमका के ले जाना है तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो सकता है, एक्सटोर्सन हो सकता है, अकॉर्डिंग टू BNS हो सकता है। तो यहाँ पे नंबर 2 में आपका प्री का क्वेश्चन आएगा कि डिलीवरी जो होगी कैसे होगी, स्वैच्छिक वॉलेंटरी होनी चाहिए। तो 1 में बाहर आता है, 2 में डिलीवरी करता है, 3 में डिलीवरी स्ट्रेट होता है। ये क्या होता है, परिस्थिति क्या होती है, जहाँ पर बायर अपने आप को उस चीज़ को लेने के लिए बाउंड करता है टू कॉन्ट्रैक्ट। तो जब बायर कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी चीज़ को लेने के लिए उसे बोलते हैं डिलीवरी स्ट्रेट, क्योंकि क्या एग्रीमेंट हुआ, उसके कहने पर हमने सामान तैयार कर दिया, सामान तैयार करते तो ना वो बाउंड है कि क्या करने के लिए, उस सामान को लेने के लिए, इसको बोलते हैं डिलीवरी स्ट्रेट। 4th आता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इनटू गुड्स। अब मैं आपको उस गुड्स का टाइटल दूंगी थ्रू डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में अगर मैंने कोई सामान डाल दिया, क्या कहा मैंने, ट्रांसपोर्टेशन में यदि मैंने आपका सामान डाल दिया तो आपको टाइटल कैसे मिलेगा, उसकी रिसिप्ट होगी। रेल के थ्रू भेजूंगी तो रिसिप्ट होगी, बस के थ्रू भेजूंगी तो उसकी रिसिप्ट होगी, टोकन होगा, ठीक है। तो आपकी सब क्लोज 4 कहता है कि इसमें क्या क्या आएगा। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के थ्रू जब आप किसी को कोई राइट क्रिएट करना है तो उसके राइट क्रिएट करने के लिए उसको क्या दोगे, उसको एक तरह का डॉक्यूमेंट्स दोगे। डॉक्यूमेंट किस रूप में हो सकता है, वो रिसिप्ट के रूप में हो सकता है। रिसिप्ट किसकी हो सकती है, डाक वारंट हो सकता है, वहन पत्र हो सकता है, सर्टिफिकेट हो सकता है, और ये एंडोर्समेंट किया जाता है या डिलीवर किया जाता है। तो ये आपको मिलता है अपने ट्रांसपोर्ट से। जब भी सामान आता है हमें गुड्स लेने के लिए साथ में हम रिसिप्ट लेके जाते हैं ना, वो रिसिप्ट है। तो 1 में बायर आता है, 2nd में क्या करता है, 2nd के अंदर डिलीवरी करता है, 3 में डिलीवरी स्ट्रेट लाता है, और 4 में आपको टाइटल दे देते हैं। 5 कहता है फॉल्ट। यहाँ पे क्या होगा, गलती। जब हम गुड्स, आप, मैं बायर हूँ, आप सेलर हैं, या मैं सेलर हूँ, आप बायर हैं, जब भी एक दूसरे को सामान देंगे तो गलती जिसकी होगी वो कंपनसेशन देगा। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, फॉल्ट। जैसे हम कहते हैं डिफॉल्ट,
हिंदी में कहते हैं व्यतिक्रम। यहाँ पे लिखा है कसूर, किसका कसूर था? तो डिफॉल्ट में दो बातें देखी जाएगी, अंडरलाइन कीजिए। पहला देखेंगे रॉन्गफुल और एक्ट किसका था, दूसरा डिफॉल्ट किसका था। तो फॉल्ट में दो बातें अंडरलाइन कीजिए, रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट। हिंदी वाले सदोष कार्य व्यतिक्रम, जिसका सदोष कार्य व्यतिक्रम रहा वही कंपनसेशन के लिए लायबल होगा। देन आता है नंबर 6 कहता है फ्यूचर गुड्स। यस, हम जब टीपी एक्ट पढ़ते हैं सेक्शन 6 कहता है फ्यूचर थिंग्स का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। जब हम पढ़ते हैं गिफ्ट 122 से 129 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो भी मना करता है फ्यूचर गुड्स का हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मतलब गिफ्ट नहीं कर सकते। ये एकमात्र एक्ट है जहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों गुड्स की बात होती है। किसकी बात होती है? दोनों गुड्स की बात होती है। तो यहाँ पे आपके पास आता है कि फ्यूचर गुड्स के दिया जा सकता है, बिल्कुल 3 वर्ड अंडरलाइन कर लीजिए आप इसके अंदर, मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और एक्वायर्ड। जो भविष्य में बनेंगे, उत्पादित किए जाएंगे और जिनको आपके द्वारा अर्जित किया जाएगा, ये फ्यूचर गुड्स हैं। अब हम पढ़ते हैं 7। इस एक्ट का नाम क्या है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो इसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई? 7 में। लिमिटेशन एक्ट का डेफिनेशन क्लोज 2J के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 2H के अंदर, टीपी का सेक्शन 5 के अंदर, पार्टनरशिप का सेक्शन 4 के अंदर। जो कानून आप पढ़ते हो उस कानून की डेफिनेशन कहाँ दी वो आपको पता होनी चाहिए, दूसरा कुछ पता होना, कानून की डेफिनेशन इसका 7 में दिया गया। और गुड्स, प्री का सवाल आता है गुड्स में क्या इंक्लूड नहीं है? एक्शनेबल क्लेम और मनी नहीं आती। मनी मूवेबल हो सकती है बट मनी गुड्स नहीं है, ध्यान रखना। तो गुड्स में क्या हो सकता है? तो गुड्स के अंदर आपका एक्शनेबल क्लेम। व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम? जो कि हम पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन नंबर 3 रेड विथ चैप्टर नंबर 8 क्या कहता है? 138 से लेकर चैप्टर नंबर आपका आता है, तो जो बात करता है 130 से लेकर 137 तक बात करता है। याद आ गया? वहाँ पे हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 में पढ़ते हैं। देन आता है आपके पास, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आपके पास एक्शनेबल क्लेम और मनी नहीं आएगा। उसके अंदर देते मूवेबल प्रॉपर्टी है, पर इसमें स्टॉक भी आ जाते हैं, शेयर्स भी आ जाते हैं, सारे आ जाएंगे। तो अंडरलाइन कीजिए, स्टॉक्स है, ग्रोइंग क्रॉप्स वगैरह आ जाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो गुड्स इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, और ये मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आपको CPC में भी मिलती है। मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी मिलती है। मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आपको IPC में भी मिलती है और BNS में भी मिलती है। तो जब आप पढ़ने बैठो तो सबकी मूवेबल प्रॉपर्टी को एक साथ लिख लिया करो, आपको याद रहेगा। देन आता है आपके पास 8 कहता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट जिसके ऊपर डेप्ट ड्यू है और वो उसको फुलफिल नहीं करता है। दिवालिया व्यक्ति वो होता है जिसके पास ऋण है जिसके ऊपर वो देता नहीं है। तो एक होता है इंसॉल्वेंट, एक होता है बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट होता है जब बैंक उससे पैसे मांगते हैं वो दे नहीं पाता है तो उसको बैंकक्रप्ट कर देते हैं। इंसॉल्वेंट होता है जब लोगों के साथ डीलिंग करता है और उसके पास पैसे नहीं होते, वो देता नहीं है, वो इंसॉल्वेंट है। तो इंसॉल्वेंट यहाँ तो कहता है वो इंसॉल्वेंट है, पर इंसॉल्वेंट CPC के अंदर आपको डिक्लेयर कराना पड़ता है। कहाँ कराना पड़ता है? ऑब्लिक करके लिखो, CPC सेक्शन नंबर 55 सब सेक्शन 3 और 4। वहाँ पे कोर्ट आपसे कहती है कि भैया आपके ऊपर लाइबिलिटी है, और यदि लाइबिलिटी फुलफिल नहीं होती है तो आप अपने आप को क्या करवा दीजिए? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा दीजिए विदिन 1 मंथ में। यदि 1 मंथ में आप नहीं करते तो कोर्ट अपना आगे का प्रोसीजर करेगी। और देन आता है आपके पास, तो 1 में हमने आया बायर, 2 में डिलीवरी कराई, 3 में डिलीवरी स्टेट आया, 4 में टाइटल दिया, 5 में आपका डिफॉल्ट देगा, 6 में हमने आपको फ्यूचर गुड्स दिया, 7 में हमने गुड्स दे दिया, 8 के अंदर आप इंसॉल्वेंट हो गए और 9 में आप कमर्शियल एजेंट बन गए। देखिए जनरली होता है एजेंट, एजेंट कहाँ पढ़ते हैं? CPC के ऑर्डर नंबर 3 में CP आपका एजेंट आ सकता है। और जब आप मेरे कमर्शियल मैटर देखते हो तो आप मेरे मर्केंटाइल एजेंट बन जाते हो। तो आप मर्केंटाइल एजेंट हैं, ये यहाँ पर भी है और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 178 में भी है। लिख दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 178 में भी है। तो मर्केंटाइल एजेंट वो है जो मेरे बिहाफ पर मेरे गुड्स को सेल करता है, परचेज करता है, उसकी देखरेख करता है, वो मेरा मर्केंटाइल एजेंट कहलाता है। देन आता है 10 इज अ प्राइस इज अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं सेक्शन 2 के D में। कंसिडरेशन यहाँ पर भी 2 कंसिडरेशन आपके सामने है, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट निकल के कहाँ से आया भैया? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकल के आया। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? मनी, अपना सपना मनी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाके देखो कहीं वर्ड नहीं लिखा है मनी, वहाँ लिखा कंसिडरेशन का मतलब आता है एक्ट, एब्स्टिनेंट एंड प्रॉमिस टू एक्ट एंड एब्स्टिनेंट, कार्य, प्रवृत्ति, वचन कार्य करने की, प्रवृत्त रहने की। यहाँ पे कंसिडरेशन का मतलब होता है प्राइस, मनी। अंडरलाइन कीजिए, यहाँ पे प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कंसिडरेशन ऑलवेज मनी होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मनी भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। देन आता है आपके पास 11 प्रॉपर्टी। जनरली हम पढ़ते प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, तो आता मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पर ऐसे वर्ड नहीं लिखे, यहाँ पे लिखा प्रॉपर्टी का मतलब जनरल प्रॉपर्टी, ना कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो फ्री का सवाल आ सकता है, तो प्रॉपर्टी का मतलब नहीं पढ़ो तो आप तो पर्टिकुलर लिख के आओगे, क्योंकि भैया जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ते हैं, हम जब इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं और जब हम पढ़ते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 49 और इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 54,
जब पढ़ते हैं तो ये आपका BSA का 49 और ये आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 54 कैरेक्टर की बात करते हैं। आपके गुड कैरेक्टर को क्रिमिनल मैटर के अंदर हम जब बात करते हैं तो वहाँ पे किसकी बात होती है, पर्टिकुलर कैरेक्टर की होती है, ना कि जनरल कैरेक्टर की। तो जब भी हम कुछ कानून पढ़ते हैं तो वहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड आता है, बट इस कानून में कहा गया प्रॉपर्टी मतलब जनरल प्रॉपर्टी, ना कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। और देन आता है आपके पास 12 कहता है माल की क्वालिटी। जैसा माल आपने दिखाया, जैसा दर्शाया वही हमें दीजिए। तो क्वालिटी में 2 वर्ड अंडरलाइन कीजिए, एक आपकी स्थिति, दूसरी आपकी दशा। इंग्लिश वाले पहला आप लिखिए स्टेट, दूसरा कंडीशन। जिस कंडीशन में आपने गुड्स दिखाया है, जिस स्टेट में हमें गुड्स दिखाया वही हमें दीजिए, हमें दूसरा नहीं चाहिए। इसे बोलते हैं स्टेट और कंडीशन। और देन आता है 13 सेलर। 1 का 13 कैसे याद किया, 1 का 13 मिलेगा। तो फर्स्ट में आपने पढ़ा था बायर और 13 में पढ़ते सेलर। दोनों की डेफिनेशन एज इट इज खोल के देख लीजिए, सिर्फ एक वर्ड चेंज है, एक में बाई लिखा है और एक में सेल, बाकी पूरा कॉपी पेस्ट है। देन आता है आपके पास 14 कहता है स्पेसिफाइड गुड्स। 2 चीज़ें बताना, आइडेंटिफाई और सेकेंड लिखिए अग्रीड अपॉन। यानी जिसका आपने आइडेंटिफाई किया या जिस पर आपने अग्रीड अपॉन किया कि यस यही माल मुझे चाहिए, दैट इज कॉल्ड विनिर्दिष्ट माल। तो विनिर्दिष्ट माल में 2 बातें होनी चाहिए, पहला परिलक्षित होना चाहिए और दूसरा करारित होना चाहिए। अंडरलाइन कीजिए परिलक्षित और करारित। और देन 15 कहता है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। क्योंकि मैं आया हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से तो ऑब्वियसली जो वर्ड्स और एक्सप्रेशन यहाँ दिए हुए हैं उनको एक्सप्लेन नहीं है, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ले लीजिएगा। ये देखो मिनटों में चुटकियों में आपके क्या हो गए, डेफिनेशन क्लूज याद हो गई। तो चैप्टर 1 कहता मैं हूँ आपका प्रीलिमिनरी और मैं हूँ 1, 2 का 3। तो सेक्शन 1 कहता मैं आपका शॉर्ट टाइटल हूँ, तो 2 कहता मैं आपका डेफिनेशन क्लोज हूँ। तो 3 कहता है कि भैया मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पहले चलूँगा, मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकल के आया हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ साथ चलेगा अनटिल और अनलेस, जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई प्रोविज़न मेरे प्रोविज़न से इनकंसिस्ट नहीं करता है। यदि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई प्रोविज़न मेरे प्रोविज़न को इनकंसिस्ट करेगा तो मैं उसको अपने अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर साथ साथ चलेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो असंगत नहीं होना चाहिए। ये कहिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 भी कहता है। आर्टिकल 13 क्लोज 1 और क्लोज 2 कहता है कि भैया फंडामेंटल राइट्स आ चुके हैं, फंडामेंटल राइट आने के बाद और आने से पहले जो भी कानून बने हुए हैं यदि वो हमारे फंडामेंटल राइट को इनकंसिस्ट करेंगे, टेक अवे करेंगे, ब्रिज करेंगे, तो उस मात्रा तक हम उन कानून को वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। तो ये इनकंसिस्ट और संगत शब्द बड़ा काम का है। देन चलते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 कहता है आइए हम फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सारा खेल कॉन्ट्रैक्ट का है, जो बात करता है सेक्शन नंबर 4 से लेके 14। जब आप 4 से 14 पढ़ेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 4 अलग हो जाएगा, 5 अलग हो जाएगा, 6, 7, 8 अलग हो जाएगा, 9, 10 अलग हो जाएगा, और 11 से लेके आप 14 अलग कर लेना और 15 से लेके 17 इसको डिवाइड कर लेना, तो याद होना ईजी रह जाता है। देन आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 3 इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 18 से 30। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि जब हमने सेल की डील कर ली है तो कौन क्या कैसे लायबल होगा। तो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा सेक्शन 16 केविट एम्पेटर। तो यहाँ पे आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 27 नेमो डेट कोड नॉन हैबिट। कोई भी पर्सन अपने राइट से अच्छा टाइटल किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ये हमारा इफेक्ट है। देन हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 से 44 है। यही परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट SRA में भी पढ़ते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और यही परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहाँ पढ़ेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 37 से 67 चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। और ये कई परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट SRA में भी पढ़ते हैं आप। SRA में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं SRA के अंदर, चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर आप पढ़ेंगे 9 से लेकर 25 तक। तो देखो 3 एक्ट है जहाँ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताता है, यहाँ 31 से 44 है। फिर आता है राइट ऑफ अनपेड सेलर सेक्शन 45 से 54, याद हो जाएगा 4554, ठीक है। यही मेन है। अभी राजस्थान एडीजी के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आया था कि राइट टू लियन का जो राइट है वो कैसा राइट है। तो राजस्थान एडीजी में भी 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो आया था आपकी कंडीशन है वारंटी, यहाँ पे आपको देखो एक तो 16 पढ़ने को मिलेगा और यहाँ एक सेक्शन 12 और 13 पढ़ने को मिलेगा। 12 और 13 कहता है कंडीशन क्या होती है, वारंटी क्या होती है। तो आपने गारंटी और वारंटी वर्ड सुना होगा, तो यहाँ जो कंडीशन है वो हमें बात करती है गारंटी की। गारंटी में आपको आपके पैसे रिटर्न हो जाते हैं और वारंटी में चीज़ आपको जो है रिपेयरिंग करके या कंपनसेशन के रूप में दे दी जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे तो जो गारंटी वारंटी ये आया था राजस्थान एडीजी के अंदर, और एक आया था हमारा राइट टू लियन। तो अनपेड सेलर कौन होता है भैया, जिसके पैसे अभी आए नहीं, आपने चेक दिया, चेक बाउंस हो गया है, या जो उधार दिया पैसा आपने दिया नहीं है, तो वो अनपेड सेल होते हैं। उसके राइट्स होते हैं कि जब तक कि तुम पैसे नहीं देते हो मैं मेरे गुड्स तुमसे वापस ले सकती हूँ, या मेरे पास पड़ा तो देने से मना कर सकती हूँ। और देन आता है सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यदि आप ब्रीच करोगे तो मैं आपके ऊपर सूट करूँगी। चैप्टर नंबर 6 यहाँ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेम टू सेम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर 6 भी यही कहता है मैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हूँ।
तो ऑब्लिक करके लिखिए चैप्टर 6 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पर है सेक्शन 73 से लेकर 75 तक। और देन चैप्टर 7 कहता मैं हूँ मिसलेनियस 62 से 66। तो इस तरह से सेल ऑफ गुड्स एक्ट अभी राजस्थान जुडिशरी में भी जुड़ चुका है प्री के एग्जाम में, एज वेल वैस यूपी जुडिशरी के अंदर भी हैं, दिल्ली जुडिशरी के अंदर भी है, बिहार जुडिशरी के अंदर भी है। तो ना साथ ही आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो हैं पंजाब जुडिशरी के अंदर भी हैं, आपके अंदर सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या बोलते हैं आपके हरियाणा जुडिशरी में, बहुत सारी जुडिशरी के अंदर आपके पास आता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ फाउंडेशन बैच भी चलते हैं और हमारे प्री ओरिएंटेड बैचेस भी चलते हैं, तो आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म जो पीरियड होता है वो 1 ईयर का कोर्स होता है फाउंडेशन का, और मोर देन 1 स्टेट भी आप एक साथ ले सकते हैं। उनकी डिटेल के लिए आप कॉल कर सकते हैं। केवल प्री ओरिएंटेड भी ले सकते हैं। आपको लगता है मुझे सिर्फ सेल ऑफ गुड्स एक्ट का प्री ओरिएंटेड ही चाहिए, तो आप इसका प्री ओरिएंटेड भी रिकॉर्डिंग क्लासेस ले सकते हैं विद टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी प्री के लिए। तो इनकी जो भी फीस की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, फीस के बारे में जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको फिर से मेरा नंबर दे देती हूँ 9950574460। क्लासेस की डिटेल के लिए, कोर्स के बारे में जानकारी के लिए, रिकॉर्डिंग क्लासेस लेने के लिए, टेस्ट सीरीज लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं उनकी फ़ीस की जानकारी के लिए। आज के लिए धन्यवाद, आप सबको ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे अब अगले चैप्टर के साथ। आज के लिए धन्यवाद।